मैं निहायत कमजोर, लाचार और भावुक इंसान हूँ। मरियल सी बाहें हैं, लंबी लंबी टांगे हैं, और मेरा पेट तो इतना अंदर धंसा हुआ है कि मेरी पतलून सब समय नीचे ही खिसकती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अच्छे लॉरी ड्राइवर बनने के लिए जो कुछ मसाला नितांत आवश्यक है, मेरे पास सब कुछ ठीक उसके विपरीत ही है। कभी आपने ध्यान से लॉरी ड्राइवरों को देखा है? सभी तो हटे कट्टे, बैल बराबर कंधों वाले होते हैं, साथ ही भारी भरकम पीठ, घने बालों से ढकी भुजाएं और एक छोटी मोटी तोंद। लॉरी ड्राइवर की सफलता उसके 3 अंगों की शक्ति पर ही निर्भर होती है: बाहें, पीठ और पेट। लॉरी के हाथ चक्के का व्यास लगभग 1 हाथ लंबा होता है। पहाड़ी रास्तों के मोड़ों पर अक्सर उन्हें पूरा ही घुमाना पड़ता है और इसके लिए बाहों का मजबूत होना जरूरी है। घंटों एक ही स्थिति में लॉरी की सीट पर अक्लांत बैठे रहने के लिए पीठ का पक्का होना आवश्यक है और झटके संभाल ले ऐसी तोंद होना भी जरूरी है। खैर, इतनी तो हुई शारीरिक उपयुक्तता, रही मानसिकता तो उसके लिए मैं और भी अधिक अनुपयुक्त हूँ। लॉरी ड्राइवर के मन में किसी प्रकार की कोमलता नहीं होनी चाहिए, न भावुकता, न अपने स्वतंत्र विचार, और न ही उसे कभी घर की याद सतानी चाहिए। ये धंधा ही ऐसा है जो एक सांड को भी चौपट कर देता है। जहाँ तक लड़कियों का प्रश्न है, लॉरी ड्राइवर को एक सेलक जहाजी की भांति होना चाहिए, अर्थात उनके बारे में नहीं के बराबर ही सोचना चाहिए, नहीं तो लगातार आने जाने के चक्कर में वह बेचारा पागल ही हो जाएगा। लेकिन मैं सदा से ही विचारशील रहा हूँ, मेरा मस्तिष्क कभी खाली नहीं रहता। मैं बहुत ही उदास प्रकृति का संवेदनशील प्राणी हूँ और मुझे लड़कियाँ पसंद हैं। यद्यपि यह धंधा कतई मेरे योग्य नहीं है, फिर भी मैं सदा से एक लॉरी ड्राइवर ही बनना चाहता था और एक यातायात कंपनी के जरिए मुझे ये नौकरी मिल ही गई। मेरा सहायक था पैलोबी, कहना पड़ेगा, एकदम ही चुगत था। वह पूरी तौर पर एक लॉरी ड्राइवर था। ये बात नहीं कि बहुधा लॉरी ड्राइवर अक्लमंद नहीं होते, किंतु पैलोबी सौभाग्य से वज्रमूर्ख भी था। लॉरी के साथ वह एकरूप था, जैसे लॉरी का ही एक अंश हो। उम्र उसकी 30 के ऊपर ही होगी, लेकिन लगता छोकरा सा ही था। भारी चेहरा, भरे भरे गाल, छोटे से माथे के नीचे छोटी छोटी आंखें और लकीर सा मुंह जैसे गुल्लक में छेद। वह बहुत कम बोलता था, हूँ हाँ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हाँ, यदि कोई खाने पीने का विषय आए तभी उसकी बुद्धि फौरन प्रखर हो जाती थी। एक बार की बात है, हम लोग इतरी ITRI के एक होटल में गए जहां खाने के लिए केवल उबली हुई सेम और बेकन की छिलक ही मिली। मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। पैलोबी महाशय 2 प्लेट उड़ा गए। फिर कुर्सी पर पीछे टिकते हुए उन्होंने मेरी ओर बड़ी भाव भरी आंखों से कुछ क्षण के लिए निहारा, जैसे कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हों। अंत में अपने उदर पर एक बार हाथ फेरने के बाद उन्होंने घोषणा की, मैं अभी 4 प्लेटें और खा सकता था। इसी महान विचार के सृजन में उन्हें इतना समय लग गया। ऐसे साथी के साथ जो एक बारगी काठ का उल्लू ही हो, आप अनुमान लगा सकते हैं मुझे इटालिया जैसी लड़की से मिलकर पहली बार कितनी खुशी हुई होगी। उस वक्त हम लोग रोम और नेपल्स के बीच ही यात्रा कर रहे थे। कभी ईंटें, कभी कच्चा लोहा, कभी लकड़ी, कभी फल, कभी कभी भेड़ें, यही हमारे भार होते थे। टेरेसीना के पास एक दिन इटालिया ने हमें रोककर रोम तक के लिए लिफ्ट चाहिए। यूं तो हमें आदेश थे कि हम किसी ऐसे यात्री को लॉरी में न बैठाएं, किंतु उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देख लेने के बाद हमने सोचा, इस बार इस आदेश का उल्लंघन करना ही होगा। हमने ज्यों ही हामी भरी, त्यों ही वह फुदक कर अंदर आ गई। हिप हिप हुर, लॉरी ड्राइवर लोग हमेशा बड़े अच्छे होते हैं। इटालिया एक कामोत्तेजक लड़की थी, उसके लिए और कोई शब्द बना ही नहीं। लंबी पतली कमर और कूल्हों तक पहुंचते कसे जंप में उसके उन्नत उरोज निश्चय ही कटीले थे। सुराही सी गर्दन, भूरे बालों से घिरा सिर और बड़ी बड़ी हरियल आंखें। यूं तो वह लंबी थी, लेकिन उस अनुपात में उसकी टांगें छोटी थीं और उतनी सीधी भी नहीं थीं। चलते समय लगता था उसके घुटने झुके झुके से हों। देखा जाए तो वह सुंदर नहीं थी,
लेकिन उसमें सौंदर्य से भी कुछ अधिक था और मुझे इस आकर्षण का प्रमाण पहली यात्रा के दौरान ही मिल गया। वह ऐसे कि हम अभी सिस्टरना तक ही पहुंचे थे, पैलोवी गाड़ी चला रहा था कि इटालिया ने अपना हाथ अचानक मेरे हाथ में दे दिया और उसे जोर से भींचा और फिर वेलेट्री आने तक नहीं छोड़ा, जहां से मैंने पैलोवी से स्थान बदला। गर्मी के दिन थे, 4 बजे दोपहर, ग्रीष्म अपने यौवन पर था। हमारे हाथ पसीने से भीग कर फिसले जा रहे थे, किंतु जब वह अपनी उन खाना बदोश हरियल आंखों से कोमलतापूर्वक मुझे निहार लेती तो मुझे लगता कि मेरा जीवन, जो अब तक महज कोलतार की तरह अनंत पट्टी जैसा था, एक बारगी मुस्कुरा उठा है। मुझे लगा, जिसकी मुझे चाहना थी वह मुझे मिल गई, एक लड़की। सिस्टरना और वेलेट्री के बीच में पैलोवी गाड़ी के पहियों को देखने के लिए उतरा और मैंने स्थिति का पूरा लाभ उठाते हुए उसका एक चुंबन लिया। वेलेट्री पहुंचने पर मैंने प्रसन्नतापूर्वक पैलोवी से अपनी जगह बदली। उस दिन के लिए वह हाथों का मिलना और एक चुंबन पर्याप्त था। उसके बाद सप्ताह में कभी एक या कभी कभी 2 बार भी इटालिया हमारे साथ रोम से टेरेसिना आती जाती रही। वह सुबह सवेरे एक सूटकेस या फिर कोई बंडल लिए दीवार के पास खड़ी हमारी प्रतीक्षा करती। यदि पैलोवी गाड़ी चला रहा होता तो वह मेरा हाथ सारे रास्ते यानी टेरेसिना तक थामे रहती। हमारे नेपल्स से लौटने पर वह टेरेसिना पर हमारा इंतजार करती। वह अंदर आती थी और प्रारंभ हो जाता फिर एक बार वही हाथों का मिलन, स्पर्श, साथ ही उसके राजी न होने पर भी पैलोवी की आंख बचाकर वह चोरी चोरी चुंबन। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं पूरी तरह उसके प्रेम में डूब चुका था। कारण ये भी था कि अरसे से मैंने किसी लड़की को चूमा नहीं था और इन सब बातों में मेरा अभ्यास नहीं रहा था, इस सीमा तक कि अगर वह मेरी ओर एक खास अंदाज से देख भर ले तो मैं इस कदर अभिभूत हो उठता था कि एक बच्चे की तरह मेरी आंखें दबा आती थीं। वे भले ही कोमलताजनित अश्रु थे, किंतु मुझे वह एक ऐसी कायरता लगती जो एक सबल पुरुष को शोभा नहीं देती और मैं जी जान से उसे रोकने की असफल चेष्टा करता। जब मैं लॉरी चलाता तब हम फुसफुसा कर धीमे धीमे स्वर में बातें करते जाते और पैलोवी के सोने का पूरा लाभ उठाते। मुझे याद नहीं कि हम क्या बातें करते थे, शायद वही केवल प्रेमियों की बेतुकी बातें और उजूल किस्से मजाक ही होंगे। इतना मुझे याद है कि समय बहुत जल्दी बीत जाता था। वह कोलतार की पट्टी जो टेरेसिना से अनंत विस्तृत अजगर का रूप मालूम होती थी, वह जैसे अब किसी जादू से घुलती जाती थी। मैं लॉरी की गति 15 से 20 मील प्रति घंटा कर देता। यहाँ तक मैं बैलगाड़ियों तक को आगे निकल जाने देता, किंतु हम यात्रा के अंत पर आ ही पहुँचते और इटालिया चली जाती। रात में मुझे और भी दिलचस्पी रहती। लॉरी स्वयं ही गति पकड़ लेती और मैं एक हाथ से चक्का थामे, एक हाथ इटालिया की कमर में डाले रखता। दूर अंधेरे में अन्य कारों की हेडलाइट्स चलती और बुझती और मेरा मन करता कि उनके उत्तर में अपनी लॉरी की बत्तियों से कुछ ऐसे प्रकाशमान शब्द लिख जाऊं जिनसे उन्हें भी मेरी प्रसन्नता का अनुमान लग सके। कुछ इसी प्रकार के शब्द जैसे मैं इटालिया से मोहब्बत करता हूं और इटालिया मुझसे बहुत प्यार करती है। जहां तक पैलोवी का प्रश्न है, या तो उसे जरा सा भान तक नहीं था या वह अनजान बन रहा था। देखा जाए तो एक बार भी उसने इटालिया के इतनी बार आने जाने का विरोध नहीं किया। जब वह अंदर आती तो वह एक लंबी सी नमस्ते की जगह एक छोटी सी हूँ कहता और जरा सा खिसक कर उसके बैठने के लिए जगह बना देता। वह हमेशा हम दोनों के बीच में बैठती। मुझे अपनी आंखें सड़क पर रखनी पड़ती थी और कभी किसी गाड़ी को ओवरटेक करना होता था तो पैलोवी को बताना पड़ता था। मैं अपने प्रेम में ऐसा खो गया था कि मैंने लॉरी के विंडस्क्रीन पर श्वेत अक्षरों में लिखवा दिया था, वीवा ला इटालिया, वाइवा ला इटालिया। तब भी पैलोवी ने कोई ऐतराज नहीं किया। वह इस कदर मूर्ख था कि उसे उन शब्दों में छिपे 2 अर्थों का भी पता न चला। हाँ, जब दूसरे लॉरी ड्राइवरों ने हमसे पूछा कि हम कब से इतने देशभक्त हो गए, तब पैलोवी ने खुले मुंह मेरी ओर देखा। एक मुस्कान उसके चेहरे पर धीरे से फैल गई। बोला, ये लोग समझ रहे हैं इटली और वास्तव में यह एक लड़की का नाम है। चालाक कहीं के,
पर विचार जोरदार रहा। इसी प्रकार कई महीने बीत गए। तभी एक दिन टेरेसिना पर इटालिया को छोड़ने के बाद जैसे ही हम नेपल्स पहुंचे, हमें आदेश मिला कि फौरन लॉरी खाली करके हमें वापस रोम पहुंचना है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें रात नेपल्स में नहीं काटनी थी, सीधे रोम चल देना था। मैं झल्ला गया। सवेरे ही मुझे इटालिया से मिलना था, लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर ही था। मैंने चक्का संभाला, पैलों भी खर्राटे मारने लगा। नेपल्स से इटली तक सड़क घुमावदार और खतरनाक मोड़ों से भरी पड़ी है और तब तक सब कुशलपूर्वक रहा भी, क्योंकि रात में थके मांदे लॉरी ड्राइवरों को जब नींद आने लगती है तो ये घुमाव उसे जबरन जगाए रखते हैं और उसके सबसे अच्छे साथी सीधा होते हैं। लेकिन इटली के बाद संतरों के बगीचों के बीच से निकलते हुए मुझे नींद आने लगी और नींद को भगाने के लिए मैं इटालिया के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे मेरे विचार घने होने लगे, जैसे जंगल में वृक्षों की शाखाएं धीरे धीरे बढ़कर आपस में उलझ जाती हैं और फिर सब अंधकार हो जाता है। मुझे याद है मैंने स्वयं से ही कहा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं उसके बारे में सोचकर अपनी नींद पर काबू पा सकता हूँ। वह न होती तो अब तक जरूर सो जाता, और वास्तव में तब तक मैं सो ही चुका था। यह बातें मैंने स्वप्न में ही अपने से कही थी, ऐसे स्वप्न में जो गहरी नींद में ही आते हैं। उसी क्षण मुझे लगा लॉरी ने सड़क छोड़ दी है और फिर वह एक गड्ढे में धंस गई है। अपने पीछे मुझे ट्रेलर के उल्टने का धक्का और खड़खड़ आवाज सुनाई दी। हम लोग धीमी गति से ही जा रहे थे, सो हमें चोटें तो नहीं लगी, पर हम कठिनाई से बाहर निकले। देखा, ट्रेलर के चारों पहिए हवा में थे और उस पर लदी साफ की हुई खालें ढेर की ढेर बनी गड्ढे में पड़ी थी। रात अंधेरी थी, चांद नहीं था, किंतु आकाश नक्षत्रों से भरा पूरा था। भगवान की दया से हम लोग टेरेसिना के पास ही थे। दाहिनी ओर एक ऊंची पहाड़ी थी और बाईं ओर अंगूरों के बागीचों के पार था काला शांत समंदर। पैलोगी के मुंह से इतना भर निकला, तुम्हारे हाथों ये तो होना ही था। और फिर वह सहायक जुटाने के लिए टेरेसिना की ओर पैदल ही चल पड़ा। टेरेसिना थोड़ी ही दूर था, लेकिन पैलोगी हमेशा खाने की बाबत ही सोचता था, और जब उसने देखा कि हम लोग शहर से थोड़ी ही दूरी पर हैं, उसकी क्षुधा और भी तीव्र हो गई। उसका विचार था, पहले किसी होटल में चला जाए, क्योंकि ब्रेकडाउन लॉरी सुबह होने से पहले नहीं पहुंच सकेगी। आधी रात बीत चुकी थी, शहर में बम गिरने के कारण स्थान स्थान पर गड्ढे दिखाई पड़ रहे थे। हमें किसी होटल की तलाश थी और काफी दूर ढूंढने के बाद हमें एक होटल मिला, वह भी तभी बंद हो रहा था। खैर, वहां से हम एक छोटी सी गली से मुड़ गए जो शायद समुद्र की ओर जा निकलती थी। उसी गली में कुछ दूरी तय करने पर हमें एक रोशनी और उसके ऊपर लगा साइन बोर्ड दिखाई दिया। आशा ने हमारे कदमों को गति दी। वह होटल ही था। उसकी झिलमिली आधी बंद थी, जैसे वह भी अभी बंद होने वाला हो। कांच के दरवाजे के पार हम झांक सकते थे। अरे देखो, ये भी बंद निकला, कहते हुए पैलोगी अंदर झांकने के लिए झुका। मैंने भी उसका अनुसरण किया। एक बड़ा सा कमरा था, जैसा ऐसे शहरों की सरायों में होते हैं। साथ ही कुछ मेजें और एक और काउंटर। सारी कुर्सियां मेजों के ऊपर उलट कर रखी हुई थीं और वहां इटालिया थी। उसके हाथ में एक झाड़ू थी और अपनी कमर में एक बड़ा सा झाड़न बांधे वह कमरे में जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी। कमरे के अंत में काउंटर के पीछे एक कुबड़ा व्यक्ति खड़ा था। मैंने पहले भी कई कुबड़े देखे हैं, लेकिन इतना अधिक कुबड़ा आदमी कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा ठीक उसकी हथेलियों के बीच तक आता था और उसका कुबड़ उसके सिर से भी ऊंचा उठा हुआ था। वह इटालिया की ओर अपनी काली, बदसूरत और भूखी आंखों से ताक रहा था। वह बड़ी लचकती हुई सी झाड़ू लगा रही थी। फिर कुबड़े ने बगैर अपनी जगह से हिले, उसे न जाने क्या कहा कि वह उसके पास गई। झाड़ू उसने काउंटर के सहारे टिका दी। फिर उसके गले में दोनों हाथ डाल इटालिया ने उसे बड़े प्यार से एक दीर्घ चुंबन दिया। इसके बाद उसने पुनः अपनी झाड़ू उठाए और नाचती हुई सारे कमरे में चक्कर लगाने लगी।
कुबड़ा अपने काउंटर से उतरकर कमरे के बीच में आ खड़ा हुआ। हमने देखा, वह अवश्य जहाज़ी रहा होगा, क्योंकि उसने मछुआरों की तरह नीले कपड़े की बनी हुई नीचे से मुड़ी हुई पेंट और खुले गले की कमीज पहन रखी थी, साथ में सैंडलें। वह एक ही विचार मन में लिए वहां से शीघ्रता से पीछे हट गए। कुबड़े ने कांच का दरवाज़ा खोला और अंदर से झिलमिली बंद कर दी। ये भी कभी सोचा था किसी ने? मैंने अपने क्रोध को पीते हुए कहा और पेलोबी ने उत्तर दिया, हाँ। उसके स्वर में ऐसी कटुता थी कि मुझे आश्चर्य हुआ। हम लोग वापस गराज में गए और सारी रात लॉरी को फिर से सड़क पर लाने और उस पर वह साफ की हुई खालें लादने में बीत गई। लेकिन सूर्योदय के समय जब हम रोम की दिशा में जा रहे थे, पेलोबी कदाचित पहली बार खुद ब खुद बातें करने लगा। तुमने देखा? वह बोला, उस साली ने मेरे साथ कितना बुरा किया। क्या मतलब? मैंने बड़े अचरज से पूछा और वह अपनी धीमी, कमजोर आवाज में कहता गया, मुझसे इतने वादे करने के बाद, आते जाते, सारे रास्ते मेरा हाथ थामे रहने के बाद और जबकि मैं उससे कह चुका था, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ और एक प्रकार से हम दोनों एक दूसरे को वचन दे चुके थे, और तुमने देखा। उस कुबड़े के साथ। उसकी बातें सुनकर मेरी आधी सांस ऊपर और आधी सांस नीचे रह गई। मैं खामोश रहा। पेलोबी कहता रहा, मैंने उसे इतने अच्छे अच्छे उपहार दिए थे, मूंगे का हार, एक रेशमी रुमाल, चमड़े की जूतियां। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मुझे उससे बेहद प्यार था और यूं भी वह सब प्रकार से मेरे ही योग्य लड़की थी। अंत में ऐसी कृतघ्न, ऐसी हृदयहीन, ऐसी हरामजादी निकली। और उगते सूरज के धुंधले प्रकाश में जैसे जैसे हम रोम के निकट आते गए वह स्फुट स्वर में बोलता रहा, जैसे स्वयं से ही कहे जा रहा हो। और मैं सोचे बिना नहीं रह सका कि इटालिया ने कैसा हम दोनों को उल्लू बनाया, केवल अपना रेल का किराया बचाने के लिए। पेलोबी की बकवास से मुझे खिजलाहट होने लगी थी, क्योंकि जो कुछ वह कह रहा था, ठीक वही सब मैं भी कहना चाहता था। दूसरे, वह जो कभी अपना मुंह भी नहीं खोलता था, इतनी बातें करता और भी अधिक बेवकूफ, अहमक लग रहा था। यहाँ तक कि मैं बहशियाना अंदाज में चिल्ला पड़ा, भगवान के लिए उस चुड़ैल के बारे में बातें करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है। और वह बेचारा बोला, तुम्हें पता है, कुछ बातें ऐसी चोट पहुंचा जाती हैं कि। और फिर रोम पहुंचने तक वह चुप ही रहा। उसके बाद कई महीने तक वह सब समय बहुत दुखी सा रहता और मेरे लिए सड़क फिर एक बार वही सड़क बन गई। अनादि अनंत तक कोलतार की निर्जीव, जिसे दिन में 2 बार लीलना और उगलना पड़ता था। और जब इटालिया ने नेपल्स के रास्ते में लंबी सड़क एक शराब की दुकान खोल ली और उसका नाम लॉरी ड्राइवर विश्राम गृह रख दिया, तब मुझे अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना ही पड़ा। वह एक ऐसा विश्राम गृह था जिसके लिए किसी को मीलों जाना भी भला लगेगा, लेकिन हम कभी वहां नहीं गए। किंतु फिर भी इटालिया का काउंटर के पीछे खड़े रहना, कुबड़े का उसे बियर की बोतलें और गिलास पकड़ाते जाना, उसे निहारते रहना, मेरे लिए बड़ा कष्टकर होता और मुझे वह नौकरी छोड़नी ही पड़ी। वैसे वह लॉरी जिसके विंडस्क्रीन पर वाइवा ला इटालिया लिखा हुआ है और जिसके चक्के के पीछे पेलोबी बैठा रहता है, अब भी उसी सड़क पर दौड़ रही है। कहानी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।